अभी मैं स्टेज में इनवाइट कर रहे राइटर रिसर्चर रफीकुल इस्लाम भाई को। उर्दू अदब और शफाकत का तरक्की में ढाका नवाब ख़ानदान का शिरकत। आज का एक ढाका उर्दू जबान ग्रुप साहित्य और सांस्कृतिक केंद्रों का इंतज़ाम में आने वाला मेहमान ढाका यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट के एक्स प्रोफेसर डॉक्टर जिन्नत सिराजी, सदरात में ढाका समिति का सेक्रेटरी जनरल अबू हुरैरा भाई, मेहमान ख़ास ढाका यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट का प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब, उर्दू डिपार्टमेंट का प्रोफेसर रशीद अहमद शाह, मेहमान ख़ास हसन मंजिल जादूघर का एक्सक्यूरेटर डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर भाई। उसका बाद यहाँ पर स्टेज में है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर सदिया अरमान, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का शार्ट ऑफिसर ख्वाजा रायहान भाई। सबको और आने वाले मेहमान सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया जनाते कनाडा में रहने वाले हमों का ढकैया फ़कर इंजीनियर नजीरुद्दीन भाई को और लंदन में रहने वाले सेल्स स्पेशलिस्ट ख्वाजा जावेद हसन भाई को। ये दो भाई परदेश में रह के हमों को ढकैया जबान का बचाने और इसका चर्चा करने में बहुत मदद दे रहे। अगर नजीर भाई जावेद भाई मदद नहीं देता तो ये सब सेमिनार हमों करने में मुश्किल होता था। हम उन लोग को जनाते खुश आमदीद और शुक्रिया। उर्दू डिपार्टमेंट का प्रोफेसर गुलाम रब्बानी साहब ढाका यूनिवर्सिटी का ये हॉल भाड़ा करने में हम लोग को बहुत मदद दिया, हम उनको जनाते शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर भाई का एक खूबसूरत आर्टिकल पेश करने के लिए उनको भी जनाते शुक्रिया। मैं नजीर भाई, जावेद भाई और भी कई जन मिलकर जबान का चर्चा और रिसर्च करने के लिए बनाया था ढकैया उर्दू ज़बान ग्रुप। ढकैया का दो ज़बान है, एक है ढकैया उर्दू या चोस्त उर्दू, दूसरा ज़ुबान है ढकैया बंगला। ढाका का उर्दू मिटने वाला ज़बान है, इसलिए ये ज़बान का बारे में हम काम कर रहे। मेरा किताब ढाका शहरी उर्दू संस्कृति 2006 में निकला था। इसमें हम ढाका का उर्दू के बारे में रिसर्च किया हुआ आर्टिकल सब लिखा। इसमें ढाका का उर्दू ज़बान, उर्दू अदीब, कवाली, मुशायरा, गज़ल, कसीदा और भी बहुत चीज़ इसमें मौजूद है। हम लोग का ढकैया ज़बान ग्रुप से हम लोग कई सेमिनार हमने किया, जैसा ढाका का रिवायती ज़बान ढकैया उर्दू 71 में पुराना ढाका, 21 फरवरी में हमने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में किया था, सेमिनार किया था। तकरीबन मिटता हुआ ढकैया उर्दू ज़बान नाम में एक सेमिनार हमने किया। अभी हम ढाका का आसन मंजिल नौ फैमिली में बहुत सा उर्दू राइटर शायर उन थे, उन लोग के बारे में जानने के लिए वहाँ का उर्दू ज़बान में बना हुआ जो कल्चर है, फ़ारसी में जो कल्चर है, ये सब जानने के लिए हमने आज का स्पेशली ये सेमिनार ठो किया। ढाका में बहुत उर्दू शायर थे। हम है ढकैया मगर हम कौम है बंगाली। बंगाली का पहला पहचान बंगला वनों का वतन। हज़ारों साल से बंगाली का ज़ुबान है बंगला, ये भी हमों का रियासती ज़बान। ढाका का पुराना रईस शुब्बासी इन्हों का मादरी ज़बान है उर्दू, मगर इन्होंने 1952 सन में स्टेट लैंग्वेज बंगला को सपोर्ट किया था। भाषा आंदोलन में ढकैया का मदद बहुत। ढाका 4 बार बांग्लादेश का राजधानी हुआ। ये शहर का पुराना रईस हो कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं, तो मैं अपना ज़ुबान और तहजीब छोड़ेंगे काहे। सबको शुक्रिया। मेहमान खास ढाका यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद, प्लीज़। ख़वातीन हज़रात, सभी को मुबारकबाद और सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उर्दू मीठी ज़बान है, उर्दू प्यारी ज़बान है।
اور میں بنگالی ہوتے ہوئے بھی میرا تعلق اردو سے بچپن سے ہے. الحمدللہ جب کسی چیز کے ساتھ کسی کو خالص محبت ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی رہے، چونکہ ہر زبان اور سب کچھ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو اس لیے جو بھی کام اللہ کو سامنے رکھ کے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہو، تو اس میں کامیابی آتی ہے. اگر نیت ارادہ اور کچھ ہو تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. میں کراچی کا سفر کیا تو وہاں جب اردو دان حضرات سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے بولنے لگے تھے کہ آپ کو تو بنگالی نہیں لگ رہا. میں نے کہا میں صرف بنگالی نہیں ہوں، میں خالص گاؤں کے بنگالی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے، چونکہ ہر زبان کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے اس کو محبت بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے. تب اللہ تعالیٰ خود اس کو اپناتے ہیں کہ یہ بندہ میری پیدا کی ہوئی چیز سے محبت رکھتا ہے، تو اس کو اس کی زندگی میں کامیابی اس کا پیر چومتی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آج کا یہ جو پروگرام میں یہاں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے مخلوقات کے کچھ کام کی باتیں یہاں کریں. کوئی تعلق اگر اللہ کے لیے ہو تو یہ پائیدار ہوتا ہے، اگر وقتی غرض کے لیے ہو تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں آپ حضرات سے امید یہ ہوگی کہ یہ جماعت اور یہ انجمن جو بھی کہیں آپ، یہ اپنے حدود میں ایک دوسرے کی کام کی باتیں اور کام کے لیے یہ اجلاس ہو، اور جو بھی ہم جہاں بھی ملے تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ملے، تب جا کے یہ کام کی. ورنہ یوں بیہودہ بات کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں انہی کے پاس جانا ہے تو ایک شعر کہہ کے میں اپنا بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب فرماتے ہیں، ارے دیکھتا کیا ہے دنیا کو، ارے دیکھتا کیا ہے دنیا کو، رب سے اپنا لو لگا، ہوگا خدا کا سامنا سر جھکا کے دیکھ. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ میں جب یہاں پہنچا تو سنا کے اب نماز کے لیے وقف ہے. تو ماشاءاللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے کام چل رہا ہے اور بہت اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں نصیب ہو، یہ امید اور سب کو مبارکباد. السلام علیکم. لیکچرر ڈھاکہ یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر ڈاکٹر غلام ربانی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ঢাকাইয়া উর্দু জবান और साहित्य और गवेषणा केंद्र मिलजुल कर जो सेमिनार कर रहे हैं, इसके सदर अबू हुरैरा साहब, मकाला निगार आलमगीर साहब, जावेद साहब, रफीक इस्लाम साहब और बैरिस्टर अन्ना साहिबा. ढाका में उर्दू अभी तक ज़िंदा है, और वो जो कह रहे थे आलमगीर साहब, क्यों ज़िंदा है, क्यों अभी तक उर्दू में वो बातचीत करते हैं इतने साल बाद भी, इसको जिक्र किया आलमगीर साहब ने. मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, अभी तक 5 गुरु की वजह से बांग्लादेश में उर्दू ज़िंदा है, और इसमें शायरी भी हुई, अदब का चर्चा भी है. पहला गुरु तो वो है जो कश्मीर और बाहर से
خصوصاً دلی اور اس کے آس پاس سے لوگ یہاں آئے تھے. لوگوں میں نواب سلیم اللہ، نواب احسن اللہ لوگوں کا نام یہاں ذکر ہوا. وہ لوگ اردو میں شاعری کرتے تھے. اس کے بعد جب پاکستان بنا، پاکستان ہونے کے پہلے ہی 1946 میں بہت سارے لوگ بہار سے، یو پی سے، کلکتہ سے ڈھاکہ آئے تھے، بنگلہ دیش میں آئے تھے. ان لوگوں کی زبان اردو تھی. وہ بھی اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کیا، اور ابھی تک وہ لوگ بنگلہ دیش میں ہیں اور وہ بھی اردو میں چرچا کرتے ہیں. اس کے بعد جب پاکستان قائم ہوئی، پاکستان ہونے کے بعد یہاں بہت سارے لوگ نوکری کے لیے ملازمت کے معاملہ میں یہاں آئے تھے. ان لوگوں کی زبان اردو تھی، وہ بھی اردو میں چرچا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے بہت سارے ادبی تخلیقات یہاں موجود ہیں. اس کے بعد کچھ نسل جو بہار سے آئے تھے، ان لوگوں کے کچھ نسل بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی مادری زبان ان لوگوں کی اردو ہونے کی وجہ سے وہ تو اسکول میں بنگلہ پڑھتے ہیں یا انگریزی پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر میں کچھ کہتے ہیں تو اردو ہی میں کہتے ہیں. ڈھکیہ جو لوگ ہیں، میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر میں اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں بنگلہ میڈیم پڑھتے ہیں یا انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اردو ہی میں کرتے ہیں. مادری زبان مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. ایک لوگ اپنے کو دوسری زبان کی لوگ سمجھانا چاہتے تھے، تو دوسرے لوگوں کو بہت شوق ہوا، یہ تو شاید یہ چائنیز کہہ رہے ہیں لیکن وہ چائنیز نہیں ہے. تو پھر اس کو جانچنے کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو حملہ کرو. حملہ کرنے کے بعد وہ جب چیختے ہیں، چیخنے کے بعد وہ مادری زبان سے بات کرتے ہیں. تو دیکھا گیا اس کے جب حملہ کیا، اس نے مادری زبان میں چیخنا شروع کر دیا. ہم بنگلہ میں کہتے او مایا گو، ہاں اردو میں بھیا ایسے ہی کہے گا. تو وہ مادری زبان ایسے ہے کہ دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. دلوں میں بیٹھ جانے کی وجہ سے وہ کبھی نہیں مٹتے ہیں. تو ہم ڈھکیہ اردو زبان والے کو میں کہوں گا، آپ لوگ اردو میں چرچا کر رہے ہیں، انشاءاللہ چرچا کرتے رہیں اور مادری زبان میں بات چیت کرنے میں فخر محسوس کریں. ایسا نہ سمجھے کہ اردو میں اگر بات چیت کرو تو اردو تو پاکستانی کی زبان ہے تو لوگ کہیں کہ یہ رضاکار ہیں. نہیں، دیکھیے عالمگیر صاحب نے ثابت کر دیا اسی میں کہ یہاں احسان اللہ شاہین شاید یہ پاکستانی لوگ تھے. احسان اللہ شاہین پاکستانی لوگ تھے؟ نہیں، پاکستان بننے کے لیے بہت پہلے وہ گزر چکے. اور یہ نواب سلیم اللہ، یہ ان کی وفات 1915 میں ہوئی. پاکستان ہونے کے بہت پہلے ان کی وفات ہو گئی. یہ ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے 1921 میں قائم ہوئی. تو یہ اس میں شعبہ اردو ہے. شعبہ اردو پاکستان والے نے قائم کیا، بلکہ
ब्रिटिश जो यहाँ थे, जो अंग्रेज़ी को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश करते थे, फिर भी यहाँ उर्दू शोबा उर्दू को कायम करने के लिए, शोबा उर्दू खोलने के लिए वो राज़ी थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं यह ढाका यूनिवर्सिटी जो कायम हुआ है किसकी जगह पर, नवाबों की जगह पर। ये नवाब सलीमुल्लाह की जगह था या दूसरे किसी का, लेकिन अक्सर जो जगह है वो नवाबों की जगह है। तो नवाबों की ज़बान है उर्दू। अब हुरैर साहब ने हमारे एक टीसी के प्रोग्राम में कहा था, ये कहा था कि ढाका यूनिवर्सिटी कायम किया है उर्दू वाले ने। इसके अहम जो इसको अंग्रेज वालों के पास जिसने इसको तजवीज़ लेकर गया था वो है नवाब अली चौधरी। उन लोगों की ज़बान उर्दू थी, इसलिए वो लोग चाहते कि ये यहाँ शोबा उर्दू कायम हो। तो उर्दू में बातचीत करना आपको हमारे जो संविधान है इससे इजाज़त है कि हर इंसान अपनी मदरी ज़बान में बातचीत कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बांग्ला है ऐसे ही नहीं, उर्दू भी है, और ये मारमा वाला जो है वो भी हमारे जो उपजाति कहते हैं उन लोगों की भी बहुत सारे ज़बान है। ये भी हमारे दस्तूर में इजाज़त दिया गया कि अपनी मदरी ज़बान में हर एक इंसान बातचीत कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा ढाका में उर्दू को फैलने में, उर्दू अदब और सकाफ़त को फैलाने में नवाबों को बहुत किरदार था। इंशाअल्लाह हम नवाबों की ज़बान जो है ढाकाई उर्दू इसको फैलाएंगे और इसको फैलाने में हम फ़ख्र महसूस करेंगे। कभी इसको हक़ारत की नज़र से नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला हमको अपनी मदरी ज़बान में बातचीत करना और अपनी मन की जो मन में है उसको इज़हार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमारे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आएगी बैरिस्टर सादिया अरमान। बैरिस्टर सादिया अरमान। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबसे मेरी फिर एक बार दोबारा मुलाकात हुई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं चूँकि एक लॉयर हूँ, लिहाजा मैं हमेशा जब भी मैं कोई तकरीर देने जाती हूँ मैं देखती हूँ कि मुझे सबसे पहले जो लीगल पर्सपेक्टिव है उसी का ध्यान आता है। और सबसे मज़े की बात है कि उर्दू में तकरीर नहीं करी है और जब बोलने लगती हूँ, हालांकि घर में हम लोग उर्दू बोलते हैं, फिर भी जब बोलने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरी ज़ुबान में वो रवानी है। तो ये है हमारा कल्चर, ये इस वजह से है कि ये हमारा कल्चर ऐसा है। यहाँ पे मैं कानूनी तौर पे कुछ आप लोगों के सामने वाज़े करूँगी। हमारे इंटरनेशनल लॉ में एक लॉ है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये यूएन के कोवेनेंट हैं, ये सारे मुल्कों ने साइन किए इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो इस कोवेनेंट या इंटरनेशनल कानून का मैंने क्यों जिक्र किया, इस वजह से किया चूँकि ज़ुबान, कल्चर, हर माइनॉरिटी का मेंशन उस कोवेनेंट में है। व्हाट इज़ माइनॉरिटी,
ओके, यू अंडरस्टैंड। यहाँ आप लोग तो समझते हैं माइनॉरिटी का मकसद क्या है, जिसको हम बांग्ला में कहते हैं शौका लोगू। और माइनॉरिटी राइट्स जो है कानून में ख़ास तौर पे पढ़ाए जाते हैं। माइनॉरिटी राइट्स, इनके पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स ये कि मेजॉरिटी जहाँ पे वोट देती है तो अपने लोगों को वोट दे देती है, माइनॉरिटी के वोट नहीं पहुँच सकते। ये भी एक इशू है जिस पे हम पॉलिटिकल साइंस और लॉ में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो। अब यहाँ पे तो मैं इसके ऊपर तकरीर नहीं करूँगी, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज़ पे कानून जो है अपनी नज़र डालता है। ये तो है पॉलिटिकल साइड। और कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली कानून ने माइनॉरिटी को राइट दिया है अपनी ज़ुबान बोलने का और अपना कल्चर प्रैक्टिस करने का। किसने दिया है? कानून ने दिया है, इंटरनेशनल लॉ ने दिया है, और बांग्लादेश ने उस कानून को अडॉप्ट किया है, अपनी डोमेस्टिक लॉ में अडॉप्ट किया है। ओके, दैट इज़ द लीगल पोजिशन that you should know. That is the legal position that many people do not know. I am aware of the fact कि यहाँ पे जो है, in fact history एक reality है, and everything that I need not repeat here, but as Professor Rabbani and others have said कि यहाँ पे उर्दू तो एक बहुत बड़ी ज़ुबान है, मीठी और बहुत ज़्यादा रिच ज़ुबान है। तो ये ज़ुबान तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तो उस दिन बना तो पाकिस्तान के होने से उर्दू सब पाकिस्तानी हो गई, ये ऐसा नहीं है। इस चीज़ को हमें, ये मैसेज जो है हमें बांग्लादेश के लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ की जो सबसे लेटेस्ट जो जनरेशन है, उस जनरेशन को ये मालूम नहीं है। वो जनरेशन जो है प्रोपेगेंडा की शिकार है, प्रोपेगेंडा की शिकार है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चूँकि हमने यहाँ पे किया है, हमारा काम होगा कि ये जो गलत फहमी है इसको तोड़ना, ये लोगों को समझाना कि उर्दू इज़ नॉट द लैंग्वेज ओनली ऑफ पाकिस्तान। उर्दू हैज़ अडॉप्टेड, पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड उर्दू एज इट्स लैंग्वेज। उसने उसको अपनाया ज़रूर है, मगर देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान और उसकी उन लोगों का जो अपनी ज़ुबानों के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। बांग्लादेश ने जिस स्टेट लैंग्वेज को अपनाया बांग्ला, उसके लोगों की अपनी ज़ुबान है। पाकिस्तान ने जिस स्टेट लैंग्वेज को अपनाया उर्दू, उसकी किसी भी कौम की ज़ुबान नहीं है। ना पंजाबी की ज़ुबान उर्दू, ना सिंधी की ज़ुबान उर्दू, किसी की भी ज़ुबान उर्दू नहीं है। जब मैं लंदन में थी, मेरी पंजाबी फ्रेंड्स थी, वो खूब रवाने से उर्दू बोल सकती थी, मगर घर में वो पंजाबी बोलती। घर में उनकी ज़ुबान जो है पंजाबी थी, उर्दू नहीं थी। पर वो ऐसे उर्दू बोलती थी कि पता ही नहीं चलता था कि उनकी ज़ुबान जो है, मदर टंग जो है उर्दू नहीं है। चूँकि ये पाकिस्तान ने यूनिफिकेशन प्रोसेस की वजह से उर्दू को अपनाया। उसका ऑल्टरनेटिव ये था कि इंग्लिश अपना था, जैसे कि इंडिया, बट देन इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ दिस सॉइल, वी हैव टू रिमेंबर दैट। और जब हम एनीवेज, सो दिस मस्ट बी, द पर्सपेक्टिव मस्ट बी देयर। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो जो लोग कम समझते हैं या जो लोग किसी किस्म का हसद जलन रखते हैं, किसी किस्म की हसद या जलन रखते हैं, वो लोग बहुत किस्म के अटैक्स भी कर सकते हैं, वर्बल अटैक्स कर सकते हैं, थ्रेड्स दे सकते हैं। तो उन लोगों को ये समझाना होगा, नंबर 1 सबसे पहले, कि ये जो है हम जो अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं एज ऑफ राइट कर रहे हैं। किस किस्म का राइट है? ये कानूनी राइट है। और किस किस्म का राइट है? दिस इज़ एन एंसेस्ट्रल राइट, ये हमारा फैमिली राइट है। अगर आपका राइट है तो हमारा भी राइट है, इक्वली राइट है। आप मेजॉरिटी हैं, स्टेट लैंग्वेज और फैमिली लैंग्वेज दोनों एक नहीं होती। स्टेट लैंग्वेज इज बांग्ला एंड आवर personal language, family language, that can be Urdu. There is no problem in that, and also we can use Urdu as much as we like in any other way, you know, in any organization, और जैसे कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई डरने या घबराने की या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। एक इशू ये है कि ये जो एक
रिप्रेशन की क्या उर्दू होती कि एक किस्म का जो किसी चीज़ को दबाना, ये जो रिप्रेशन जो चल रहा है, ये रिप्रेशन जो है फिजिकल नहीं होता है, ये इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, जहनी तौर पे भी हम किसी को दबाव में रख सकते हैं। तो ये जो जहनी तौर पे एक दबाव है कि आप उर्दू ना बोलो, इसकी वजह से मैंने ये देखा है कि जो यंग जनरेशन जो है और जो अभी जो लास्ट जनरेशन, उससे पहले की भी जनरेशन है कि हमारी जनरेशन में हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। वो कॉम्प्लेक्स क्या है कि वो पब्लिक में वो उर्दू नहीं बोलते हैं, वो उर्दू बोलने से घबराते हैं। अब ये चीज़ कभी कभी आप कहें इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये साइकोलॉजिकली इंसान को बहुत नुकसान देता है। जब आप अपनी कुदरती ज़ुबान में बात नहीं कर सक रहे हैं, आपको घबराहट हो रही कि कोई मुझे जैसे कि परसिक्यूट करेगा, दैट इज़ अ बैड थिंग, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मेंटल ऑपरेशन। तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा दैट दिस इज़ ऑपरेशन, और हमें इस चीज़ को फाइट करना होगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर यंग पीपल टू रियलाइज। ओके, चूँकि एक ज़ुबान के साथ क्या आता है, एक ज़ुबान के साथ मैंने अभी एक प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर राजशाही, प्रोफेसर लतीफ़ अहमद, यू मे नो हिम, रिटायर्ड प्रोफेसर है, वो एक किताब वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने द स्टॉलवर्ड्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कि हमारे बांग्लादेश में जो लोग उर्दू में लिखते हैं उनके बारे में उन्होंने किताब लिखी, जो बाहर से आए वो नहीं, यहाँ के जो ओरिजिनल राइटर्स हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा एक इंट्रोडक्शन लिखने को, मेरे वालिद से भी कहा, हमारे वालिद ने उर्दू में लिखा, मैंने इंग्लिश में लिखा। तो मैंने उसमें ये लिखा है कि लैंग्वेज इज़ अ ग्लेशियर, यानी कि बर्फ़ का एक जो वो होता है, पहाड़ होता है, दैट कैरीज इन इट्स बॉडी अ रिच ट्रेजरी ऑफ क्रिस्टल्स, जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। एक ज़ख़ीरा अपने जिस्म में ज़ुबान लेके आता है। किस चीज़ का ज़ख़ीरा होता है? ये कल्चर का ज़ख़ीरा होता है। ज़ुबान के साथ कल्चर है। जो इंसान अपनी ज़ुबान नहीं बोलेगा, जो इंसान की भला से वो उसकी ज़ुबान में कितनी ही रवानी आ जाए, वो दूसरी ज़ुबान में, इंग्लिश ज़ुबान में, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़ुबान में बहुत रवानी है, ये एक मसला है, मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये मैंने महसूस किया है। तो मैं सोचती थी कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, जो मैं इतनी फ्लुएंसी से सोचती भी हूँ, उसमें लिखती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। बट क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर हम दूसरी ज़ुबान को इस्तेमाल करें, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एवरीडे लिव्ड रियलिटी है, हम जिस रियलिटी को लिव करते हैं, लैंग्वेज मस्ट रिफ्लेक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। ये मैंने तब रियलाइज़ करा जब, चूँकि मैं पोइट्री लिखती थी, मैं हमेशा पोइट्री इंग्लिश में लिखती हूँ, तो मैंने रियलाइज़ करा कि बीइंग इन बांग्लादेश, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब मेरी जो रियलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आसपास का जो माहौल है, वही चीज़ तो मेरी पोइट्री में आ रही है ना। बाहर की तो मैं, इंग्लैंड की कोई चीज़ तो मेरी पोइट्री में नहीं आ रही, यहाँ की रियलिटी आ रही। तो मैंने फ़ील किया कि कभी और यहाँ के जज्बात, मैंने फ़ील किया कि कभी कभी मेरी पोइट्री मैं जो है ढूंढती हूँ, दूसरी ज़ुबान ढूंढती हूँ, बांग्ला ज़ुबान ढूंढती हूँ। मैं बांग्लादेश में हूँ तो मैं बांग्ला ज़ुबान ढूंढती हूँ। तो मैं ये कहना क्यों मैं बांग्ला ज़ुबान में लिख रही हूँ, फिर मैंने बांग्ला में भी लिखना शुरू कर दिया। मेरी काफ़ी पोएम्स बांग्ला में भी हैं, उर्दू में भी कुछ इशारे हैं। तो मेरा ये इस वजह से, क्योंकि जो सेंटिमेंट होता है, जो लैंग्वेज, कल्चर, ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। लिहाजा हमें, हमारा राइट है अपनी ज़ुबान बोलने का, और अगर हम ना बोल सकें तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो कल्चर है उससे भी हम दूर हो जाएंगे, हम उसको भी भूल जाएंगे। हम ज़रूर वो ज़ुबान सीखेंगे, चूँकि ये भी हमारी रियलिटी, ये भी हमारा राइट है। स्टेट लैंग्वेज, जिस मुल्क में हम पैदा हुए, उसकी अगर स्टेट लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज को भी हमने अपनाया है, उसका कल्चर अपनाया है। क्योंकि आइडेंटिटी, जो इंसान की पहचान जो है, वो मल्टीपल होती है। एक बंदा, जो बंदा यहाँ पे बांग्लादेश में उर्दू स्पीकिंग है, दैट पर्सन इज़ नॉट द सेम, डज नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी एज द उर्दू स्पीकिंग पर्सन ऑफ इंडिया। दैट पर्सन डज नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी एज द उर्दू स्पीकिंग पर्सन ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए जब इंटर मैरिज होती है अक्रॉस द कंट्रीज, हम देखते हैं क्या होता है, अक्सर जो है सेपरेशन भी हो जाता है, क्योंकि दो कल्चर डिफरेंट हैं। लोग सोचते हैं दे आर यूनाइटेड बाय
language and religion, but actually they are not, because actually the culture is different. تو ہمیں اگر اپنی پہچان اپنی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا ہے تو ضرور ہمیں اپنی لینگویج کو اس کو ہمیں ہولڈ کرنا ہوگا، اس کو ہمیں ایک تحفہ سمجھ کے، ایک ذخیرہ سمجھ کے ہمیں اپنے پاس رکھنا ہوگا. بہت شکریہ.